हेलो दोस्तों, इग्नाइट लॉ में आप सभी का स्वागत है। मैं मकरंद अम्बेडकर। दोस्तों, ये जो आप पीछे थंबनेल देख रहे हैं 2024 का जो आपका लॉ सीईटी का जो पेपर था, उसमें के क्वांट के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रियल एग्जाम्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं और उसको किस तरीके से निभाना है, ये आज के सेशन के माध्यम से हम देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मतलब ऐसे अगर मैं सेशन ले रहा हूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो चलो देखते हैं 2024 का जो क्वांट का पेपर था दोस्तों, उसके क्वेश्चंस किस तरीके से निभाने हैं। मतलब इजी वेज क्या है, इजी ट्रिक्स क्या है कि क्वेश्चन का आंसर कुछ ही हम सेकंड्स में निकाल सकते हैं। करेक्ट। चलो, तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400। करेक्ट। मतलब एक मैन ने साइकिल खरीदी 1400 रुपए में एंड सेल्स इज एट अ लॉस ऑफ 15%। और उसको उसने बेचा कैसे, 15% लॉस के साथ। तो उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल, तो उसकी बिक्री कीमत क्या रहेगी, ये पूछा है दोस्तों। तो देखो, एक सिंपल है कि खरीदी कीमत और बिक्री कीमत है ना। प्रॉफिट और लॉस की बात अगर हम करते हैं तो उसको हम खरीदी कीमत पे निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस माय डियर फ्रेंड्स। करेक्ट। तो अभी सिंपल कैसा बोलेंगे इसको, देखो 1400, ठीक है, 1400 लिख लेंगे। करेक्ट है, ये 1400 लिख लिया मैंने। 1400 इंटू क्या करेंगे, ये क्या है, मैन बाइज अ साइकिल, मतलब ये खरीदी कीमत है जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे गाइस, इनटू 15% लॉस। तो 15% लॉस मतलब कितना हो जाएगा, 85/100। मतलब 100 से जब भी हम लॉस बोलेंगे 100 से पर्टिकुलर वैल्यू को माइनस करेंगे, जब भी हम प्रॉफिट बोलेंगे तो उसमें 100 में ऐड करेंगे गाइस और यहां पे लिखेंगे। आने वाला आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा दोस्तों। तो अभी इसको सिंपल वे में किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 0 0 0 0 को कट कर देंगे, 85 इंटू 14 कर देंगे, 14 25 70 बराबर है 56, 112 और 7 119। मतलब आपका आंसर आएगा 1190। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन गाइस। अब देखो, ये क्वेश्चन को मैं ट्रिक के माध्यम से बिना पेन लगाए भी सॉल्व कर सकता हूं, बट कुछ लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा, तो इसलिए मुझे अरेंजमेंट के हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दिए गए क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल। जितना 20 आर्टिकल का खरीदी कीमत है उतना ही X आर्टिकल का मतलब सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस है। इफ द प्रॉफिट इज 25%, कितना है उसमें प्रॉफिट, 25% का है, तो X की वैल्यू क्या रहेगी ये पूछा है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है उसी तरीके से उसकी अरेंजमेंट करेंगे। कैसे, देखो कॉस्ट प्राइस मतलब हम सीपी बोलेंगे दोस्तों, सीपी ऑफ मतलब इनटू 20 दैट इज इक्वल टू, सेम एज मतलब इक्वल टू मैंने लगा दिया वहां पे, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल, मतलब मैं X लिख दूंगा यहां पे। तो कैसे लिखेंगे, सीपी अपॉन एसपी दैट इज इक्वल टू बराबर है X/20। अब देखो प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस बड़ी और कॉस्ट प्राइस छोटी, तभी प्रॉफिट बोलेंगे। अरे मुझे बताओ, बिक्री कीमत ज्यादा रहेगी, खरीदी कीमत कम रहेगी, तभी तो प्रॉफिट बोलेंगे ना दोस्तों। इसका मतलब क्या कि 20 से X की वैल्यू कम आनी चाहिए, बराबर 20 से X की वैल्यू कम आनी चाहिए। मतलब ये वाला तो ऑप्शन निकल गया बॉस। और उसका कैलकुलेशन के बाद जो प्रॉफिट परसेंट है 25% की वैल्यू जस्टिफाई भी होनी चाहिए। तो मैं ऐसे X की कौन सी वैल्यू रखूं कि मुझे ये 25% का प्रॉफिट मिलेगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस गाइस। करेक्ट है। तो अभी इसकी अरेंजमेंट कैसी रहेंगी, देखो ऑप्शंस पिकिंग करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो अब देखो मुझे पता है कि अगर मैं 15x की वैल्यू रखूंगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी मतलब 5 का। ठीक है, 5 किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, इंटू 100। तो 1/3 कितना हो जाएगा, 33.33%। क्या ये वैल्यू जस्टिफाई हो रही है 25% को, नहीं। इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। आपको इजियर वर्जन बताता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं X की वैल्यू 16 अगर रख रहा हूं, बराबर है, X की वैल्यू डायरेक्टली ऑप्शन से 16 अगर रख रहा हूं, तो 20 माइनस 16 मतलब कितना, 4। और अपॉन में प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस गाइस। तो 4/16 इंटू 100 में कर दूंगा गाइस।
बराबर है। तो ये कैंसिल आउट करके ये कितना हो जाएगा 25%। मतलब दिए गए ऑप्शन की 16 ये वैल्यू पर्टिकुलर क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रही है। जब मैं 16 सीपी की वैल्यू रख रहा हूं तब जाके मुझे प्रॉफिट परसेंटेज 25% मिल रहा है गाइस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को निभाना है जब भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? गुड। चलो, सो नाउ नेक्स्ट। अब देखो, अ बोट कैन ट्रेवल विथ अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब स्पीड ऑफ बोट को हम यू लिखते हैं, दिस इज स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। स्पीड ऑफ बोट को क्या लिखते हैं हम? सॉरी, यू को क्या लिखते हैं हम? स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट। होप सो आपको प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी के साथ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। उसके बाद देखो, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ बोट कितना दिया है? 13 दिया है। ठीक है, ये कितना दिया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम? v, मतलब दिस इज व्हाट, v मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख रहा हूं यहां पे आपको समझने के लिए प्रॉपर। ठीक है, इसकी जो फॉर्मूलीज है क्या बनती है देखेंगे आगे। 4 किलोमीटर पर आवर गाइस। ठीक है, तो अब देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो वो बोट को डाउनस्ट्रीम मतलब प्रवाह की दिशा से जाने के लिए, ठीक है, 68 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा? यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो अब देखो, हमें ये पता मतलब पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो, जब भी बोट डाउनस्ट्रीम जाती है, क्या बोला मैंने? जब भी बोट डाउनस्ट्रीम जाती है गाइस, तो डाउनस्ट्रीम मतलब उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है, बराबर है। प्रवाह के साथ जा रही है तो हमें चप्पू भी नहीं चलाना पड़ता। सो गो विथ फ्लो वाला काम होता है। तो उसमें स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का क्या होता है? एडिशन होता है, बराबर। तो मतलब मैं ए इज इक्वल टू क्या बोलता हूं? स्पीड डाउनस्ट्रीम। ए मतलब व्हाट? ए मतलब व्हाट? स्पीड डाउनस्ट्रीम। स्पीड डाउनस्ट्रीम, बराबर है। स्पीड डाउनस्ट्रीम ए इज इक्वल टू यू प्लस बी बोल देंगे। अगर यही स्पीड अपस्ट्रीम होता तो प्रवाह की विरुद्ध दिशा में, तो हम स्पीड ऑफ बोट से स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या करते दोस्तों? माइनस करते। अगर कभी अपस्ट्रीम यहां पे अगर सपोज पूछा तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। b इज इक्वल टू यू माइनस वी, इस तरीके से गाइस। तो अभी देखो, u कितना है? u 13 है। v कितना है भाई? 4 है। मतलब ये क्या हुआ? 17 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 17 किलोमीटर जा रहा है। तो उन्होंने दिए गए क्वेश्चन में 68 किलोमीटर को कितने घंटे लगेंगे ऐसा बोला है। तो मैं यहां पे 68 किलोमीटर ये वैल्यू रख देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब मैं करूंगा, ठीक है, तो 68 डिवाइडेड बाय 17 मतलब 4 घंटे लगेंगे उसको 68 किलोमीटर जाने में। अगर आपको 17 का टेबल आता है तो 17 4 जा 68 डायरेक्टली आप बोल पाओगे। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर देन? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन अंडरस्टैंड? इफ यू like my techniques, so don't forget to like, share and subscribe to this particular channel my dear friends. चलो, let us move towards the next question now. अब देखो, दिए गए क्वेश्चन में सीधा सीधा ही लिखेंगे, जिस तरीके से दिया है उसी तरीके से इसकी अरेंजमेंट लगाएंगे। एकदम 2 या 3 स्टेप में हार्डली इसका आंसर बनाएंगे। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। नाउ दिए गए क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, अगर एक आध पर्सन 10 किलोमीटर पर आवर की जगह वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता है तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा वॉक करके जाता है, ऐसा बोला है उन्होंने। तो वो पर्सन ने एक्चुअल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? कीप इट सिंपल गाइस। तो अब देखो, मैं इसको किस तरीके से लिखूं? ठीक है, 14 किलोमीटर पर आवर, दिस इज व्हाट। अब इसको ना स्पीड के इसमें लाएंगे। सो 14 x इज द एक्चुअल डिस्टेंस ले लेते। ठीक है, यहां पे यूज क्या करेंगे? देखो दोस्तों, x इज एक्चुअल डिस्टेंस, बराबर है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बराबर है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब देखो, हमें पता है कि 14, ये क्या कर लू मैं? x मतलब ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। 14 मतलब स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम मतलब x, सॉरी x इज एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल ले ले रहे हैं। ठीक है, सो इसको कैसे लिखेंगे? सो 14x
माइनस दिस इज व्हाट 10x इज इक्वल टू 20। ये समझ में किस तरीके से अरेंजमेंट किया है इसका। सो x इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, x इज एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम। सो 14x माइनस 10x इज इक्वल टू 20। सो ये कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू 5। ठीक है, x इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 5। तो अब देखो उन्होंने क्या पूछा है, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इज, तो ये क्या हो जाएगा पूरा पार्ट, x इज एक्चुअल ना, दिस इज व्हाट नॉट एक्चुअल डिस्टेंस, x इज एक्चुअल टाइम। ठीक है, थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, x इज एक्चुअल टाइम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, x इज एक्चुअल टाइम, तभी तो जस्टिफाई होगा ना। स्पीड कितना है 14 और टाइम कितना x लाइक दिस। ठीक है, तो अब देखो x को मैं कहां पे रखूं, अब उन्होंने क्या बोला एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है उसने 10x। सो 10 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। एवरीवन अंडरस्टैंड और नॉट, प्लीज टेल मी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन समझने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट को समझना जरूरी है। अब ये बेसिक कंसेप्ट क्या है देखो, ठीक है, टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। अब देखो एफिशिएंसी किसकी रहेगी, जो काम करेगा। ठीक है, जो काम करेगा। अब देखो यहां पे दिए गए क्वेश्चन में 6 मेन एंड 8 बॉयज है, मतलब वो टोटल पार्ट क्या है, एफिशिएंसी का पार्ट है, बराबर गाइस। तो मैं इसको लिखते वक्त ऐसे भी लिख सकता हूं कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी, बराबर। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी गाइस, करेक्ट है। अब देखो यहां पे मैं इसके अरेंजमेंट कैसे लगाता हूं, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। 6 मेन एंड 8 बॉयज ये क्या है, एफिशिएंसी है, इनटू 10 डेज मतलब 6m प्लस 8b। ठीक है, दिस इज व्हाट एफिशिएंसी का पार्ट, यहां पे लिखता हूं, इनटू नंबर ऑफ डेज मतलब कितना, पीस ऑफ वर्क 10 डेज इज इक्वल टू 26 मेन एंड 48 बॉयज, 26 मेन प्लस 48 बॉयज। ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा, इनटू सेम इन 2 डेज मतलब 2 लिख लूंगा। अब यहां पे ये पूरा पार्ट टोटल वर्क डन का हो गया, दैट इज इक्वल टू ये पूरा पार्ट भी टोटल वर्क डन का ही हुआ। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। कैसा सॉल्व करेंगे, देखो दिए गए इक्वेशन को हमेशा सिंपलेस्ट में जस्टिफाई करना। अब क्या हो सकता है ना, यहां पे मैं 10 से लेकर भी यहां पे कैलकुलेशन कर सकता हूं गाइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट होगा क्या ना, खामोखा कैलकुलेशंस बढ़ेगा, हमें कैलकुलेशन को कट शॉर्ट करना है। तो कट शॉर्ट किस तरीके से करेंगे, 2 5 मतलब यहां पे 5 लगा दूंगा मैं। सो दिस इज व्हाट 6 5 30m प्लस 8 5 40b, करेक्ट है, इज इक्वल टू ये सीधा सीधा 26m प्लस 48b, बराबर है। अब देखो 30m माइनस 26m मतलब 4m इज इक्वल टू 48 माइनस 40b मतलब 8b। सो m इज इक्वल टू 2b माय डियर फ्रेंड्स। सो इसी का मतलब क्या कि जितना 1 मैन की एफिशिएंसी रहेगी उतनी ही 2 बॉयज की एफिशिएंसी रहेगी। ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। डन है, यहां तक अगर समझ में आया होगा तो आगे उन्होंने क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि 15 मेन एंड 20 बॉयज इन डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। मतलब अगर 15 मेन और 20 बॉयज अगर मिलके काम करते हैं तो वो काम कितने दिन में फिनिश होता है। कीप इट सिंपल। अब देखो दिए गए क्वेश्चन पार्ट में यहां से थोड़ा सा मिटाता हूं मैं क्योंकि जगह चाहिए हमें अभी लिखने के लिए, ठीक है। तो अब दिए गए क्वेश्चन पार्ट में 15 मेन प्लस 20 बॉयज बोला है। अब ये पार्ट मैं तभी सॉल्व कर पाऊंगा जब दोनों वेरिएबल सेम हो। एक तो आप पूरा का पूरा मेन में कन्वर्ट करो या तो पूरा का पूरा बॉयज में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा बॉस, ठीक है। तो अभी देखो 15 मेन में मैं क्या करता हूं, ये 2b की वैल्यू रख देता हूं, मतलब 15 इंटू 1 मेन मतलब 2b प्लस 20b मतलब ये कितना हो गया 15 2 30 और 20 ये 50b। मतलब इसका मतलब क्या है कि जितना 15 मैन और 20 बॉय मिलके जितने दिन में काम करेंगे उतने ही दिन में 50 बॉयज काम करेंगे। दैट नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड।
Isn't it? So now see, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि 15 मेन और 20 बॉय कितने दिन में काम करेंगे। ये अगर मुझे निकालना है तो इसको मैं अरेंजमेंट किस तरीके से लिखूं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, बराबर। तो टोटल वर्क डन मतलब या तो ये पूरा पूरा ये वाला पार्ट लो या तो पूरा पूरा ये वाला पार्ट लो, कौन सा भी अगर पार्ट लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूं 26m प्लस 48b, ठीक है, इंटू 2, ये हो गया टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या, जो काम करेगा वो एफिशिएंसी। मतलब मुझे अब क्या निकालना है, 50 बॉयज कितने दिन में काम करेंगे, मतलब मैं 50 बॉयज कर लेता हूं। बट कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर यहाँ पे तो 26m है, ये अब कैसे सॉल्व होगा, बराबर ना, मुझे तो इसको सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे पास है ना 1m इज इक्वल टू 2b, 1m इज इक्वल टू 2b अगर दिया है तो मैं अभी क्या करता हूं, देखो यहां पे मैं 26 इंटू ये वैल्यू रख देता हूं 2b की प्लस 48b, ठीक है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 50b, मतलब ये कितना हो जाएगा 52 और 48, ठीक है, 26 2 52 प्लस 48 दैट इज व्हाट 100। सो 100b अपॉन 50b, यहां पे लिखता हूं 100b, ठीक है, इंटू 2 तो वो बरकरार रहेगा वैसे भी, ठीक है, अपॉन 50b, b गेट कैंसल, सो 2 मतलब यहां पे क्या आंसर आएगा 4 डेज माय डियर फ्रेंड, 4 डेज, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज 4 डे। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब देखो एग्जाम में सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं होते, मुझे पता है कि जो 5 ईयर एलएलबी वाले स्टूडेंट्स है उनको ऐसे क्वेश्चन का थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। तो 10 क्वेश्चन अगर है तो 9 अगर आपके बन रही, ये क्वेश्चन को अगर आप स्किप भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अ मैन इज 24 इयर्स, एजेस का क्वेश्चन है। अ मैन इज 24 इयर्स ओल्डर देन हिज सन इन 2 इयर्स, मतलब आने वाले 2 साल में हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। मतलब एकदम ऐसा उंगलियों पे गिनने वाला क्वेश्चन ही है। कैसा, देखो अ फादर, ठीक है, और सन, उनका रेशियो कितना है, ट्वाइस बोला है। कब का, 2 साल बाद का, आफ्टर 2 इयर्स, मतलब प्रेजेंट से आफ्टर 2 इयर्स बाद की कहानी बोल रहा है ये। तो ये कितना हो जाएगा 2:1, एग्रीड है बेटा, बराबर। तो 2:1 में देखो अब इसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना आता है, 1 आता है। और अब मुझे बताओ कि 2 साल बाद, ठीक है, अ मैन इज 24 इयर्स ओल्डर देन हिज सन, मुझे ये बताओ जैसे मेरा भाई है मंगेश और मैं, अगर हमारे बीच में 2 साल के अंदर अगर मैं 2 साल से बड़ा हूं तो 10 साल बाद भी मैं 2 साल से ही बड़ा रहूंगा ना, कि मैं छोटा ही रह जाऊंगा, मंगेश बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब हमारे बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 2 साल का ही रहेगा, चाहे वो 2 साल बाद का रहे भाई, या 2 साल पहले का रहे, या 10 साल बाद की रहे। जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मंगेश बड़ा नहीं हो सकता। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन में अगर उन्होंने बोला है कि मतलब उन दोनों का डिफरेंस मतलब वो 24 साल से बड़ा है, तो 24 मुझे यहाँ पे जस्टिफाई करना है। तो मैं 1 इंटू क्या लगा दूं, 24 लाने के लिए 24 लगा दूं। मतलब अब ये क्या हो गया, 2 साल बाद इसकी एज कितनी हो गई, 24 हो गई, और ये पिताजी की एज कितनी हो गई, 24 2 48, बराबर है। बट उन्होंने क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो 2 साल बाद अगर सन की एज अगर 24 है, 24 है, तो 24 में से मैं 2 माइनस कर देता हूं दोस्तों, मतलब ये कितना हो जाएगा 22। मतलब प्रेजेंट एज वो सन की कितनी हो जाएंगी 22 इयर्स माय डियर फ्रेंड। समझ में आएगी नहीं, ठीक है। चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। कीप इट सिंपल, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। एक वैल्यू निकालू तो दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक दिख जाएगा आपको दिए गए क्वेश्चन में। क्या बोला है देखते हैं। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 20। कौन से भी 2 नंबर ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक्स वाई ये 2 नंबर लिए। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 20 एंड देयर डिफरेंस इज 4, एंड देयर डिफरेंस इज 4, समझे। तो ये कैंसल, 2x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एडिशन हो रही है, मतलब 24। तो x की वैल्यू कितनी 12, और दिए गए ऑप्शन में मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 12 दिख रहा है, तो बाकी दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ही चेक कर सकते हो, अगर इसका वैल्यू 12 है और y का वैल्यू अगर 8 है, मतलब इसकी टोटल 20 हो रही है। 12 माइनस 8 भी 4 होता है, मतलब दिया गया जो पहला ऑप्शन है वो ही प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई हो रहा है गाइस, ठीक है। समझ में आया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम पांचट क्वेश्चन था ये। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स, हाँ इसमें थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग लगती है। एवरेज का क्वेश्चन है ये, कुछ बच्चों को थोड़ा सा टफ जाएगा,
एग्जाम में भी बहुत सारे लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा जब ये रियल एग्जाम में 2024 में आया होगा ये क्वेश्चन, करेक्ट ना। देखिए ये क्वेश्चन में बोला गया, अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17th इनिंग। समझना जरूरी है जब उसने अब ये इनिंग क्या होता है, हाँ इनिंग को समझते हैं पहले। जैसे देखो धोनी विकेट कीपर बैट्समैन था हमारा, अभी रिटायर हो चुके हैं, पता नहीं आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे आगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहां पे जैसे धोनी 6-7 नंबर पे बैटिंग पे आते थे, तो होता क्या था, जैसे उन्होंने 200 मैच खेले तो होप सो उनकी बैटिंग 150 इनिंग में आई। इसका मतलब क्या, वो मैच नहीं खेले, क्या खेले बट उनकी बैटिंग ही नहीं आई। तो एक्चुअल बैटिंग करने जितने टाइम आए उसको हम बोलते इनिंग्स, माय डियर फ्रेंड्स, दैट नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो दिए गए क्वेश्चन में क्या बोला है कि बैट्समैन जब 17वीं इनिंग खेलता है जिसमें वो 87 रन निकालता है, मतलब 87 रन निकालता है, तो उसका जो एवरेज है, जो बैटिंग एवरेज है वो 3 से बढ़ोतरी हो जाती है उसकी, मतलब बढ़ जाता है 3 से, ठीक है। तो उसका 17वें इनिंग के बाद एवरेज क्या रहा होगा ये हमें पूछा है। देखो हमें ना सिंपल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज एवरेज। एवरेज दैट इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड्स, एवरेज दैट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर्स बोलते हैं, टोटल नंबर। तो अगर मुझे सम निकालनी है तो मैं कैसे बोलता हूं, एवरेज इनटू टोटल। बस इसी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए दिए गए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो इसकी अरेंजमेंट देखो, ठीक है। बैट्समैन ने कितना 87 रन निकाला, इसका मतलब क्या कि उसने 17वीं इनिंग में 87 रन निकाला, मतलब उसका 16वें इनिंग तक जो एवरेज है, मैं एक्स ले लेता हूं, ठीक है, वो वाली एक्स नहीं, ये वाला एक्स, समझे ना। हाँ, तो 16 इनिंग खेला, 16 इनिंग तक उसका एवरेज कितना है, एक्स है। वो 17वीं इनिंग खेलता है, मतलब +1 कर देता हूं, 16 + 1 17, उसमें वो 87 रन बनाता है दोस्तों, 87 रन बनाता है, रन मतलब सम, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो एवरेज कितने से बढ़ेगा, देखो हम जब भी एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, इंक्रीज डिक्रीज पे खेलते हैं, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ये कुछ दिन बाद ना आप ओरली सॉल्व करोगे मेरी ट्रिक से, जिसके लिए लिखने की भी जरूरत नहीं होती, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूं क्या करना है इसमें एग्जैक्टली। तो अभी देखो यहां पे इंक्रीज 3 से हो रहा है, मतलब x अगर है तो ये x+3 हो जाएगा दोस्तों, यहां पे समझे, x+3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो सर बहुत सिंपल है। अब इसका जो x+3 जो एवरेज बना है वो कितने इनिंग खेलने की वजह, 17वीं इनिंग खेला उसने, मतलब एक इनिंग, मतलब ये एक इनिंग। तो देखो इसकी अरेंजमेंट कैसा, 16 × 3। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये देखो ना यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, दिस इज व्हाट 16 इनिंग बराबर है कितने से, एवरेज कितने से बड़ा, +3, तो आपको क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा 16 × 3 प्लस x+3 की वैल्यू ही मुझे निकालनी है, किसकी वजह से, ये एक इनिंग खेला उसकी वजह से, इज इक्वल टू 87। खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सो 16 3 48, x+3 दैट इज इक्वल टू 87 -48, तो 87 -48 इसका मतलब कितना आएगा रे, ये 7 3 और ये 9, मतलब 39 इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन अंडरस्टैंड। आप बोलोगे सर ये आप ओरली कैसे करेंगे, देखो सोचो, अब 87 तो वन साइड में रहेगा, ये वैल्यू हमें पता है, सिर्फ हमें क्या करना है, 17th इनिंग जो भी इनिंग रहेंगी उसमें से एक माइनस कर देना है, और जितना इंक्रीज एवरेज है उसका मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस कर देना है, आपका आंसर। ये भी लिखने की उसमें जरूरत नहीं है गाइस। मैंने क्या बोला, देखो 16 यहाँ पे एक 17 है, यहाँ पे एक माइनस कर दूं, 16 3 48, 87 में से 48 माइनस करूंगे तो आपको इंक्रीज एवरेज मिल जाएगा। इंक्रीज एवरेज मतलब व्हाट, x+3 की वैल्यू आपको डिफाइन करनी थी यहाँ पे। डन है, आगे बढ़ू। अभी दोस्तों देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ गाइस क्या दिया है, 40 स्टूडेंट है, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स 14 आर टेकिंग इंग्लिश कंपोजिशन, मतलब 14 आर टेकिंग इंग्लिश, 14 इंग्लिश लिख लेंगे इस तरीके से, और 29 टेकिंग केमिस्ट्री कंपोजिशन, और उसमें के 5 स्टूडेंट, दोनों भी 5 स्टूडेंट्स आर इन द बोथ द क्लासेस, मतलब इंग्लिश और केमिस्ट्री वाले कंपोजिशन में। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन नाइदर क्लास, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट है कि ये दोनों में क्लास में नहीं रहेंगे। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों की टोटल कर लेंगे, 29 + 14 कितना हो जाएगा, 9 4 13, ठीक है, 43 में से ये 5 जो कॉमन है वो मैं माइनस कर दूंगा,
तो कितने आएंगे 38, मतलब 38 स्टूडेंट्स आर इन बोथ द क्लास। ठीक है, मतलब इंग्लिश और केमिस्ट्री में तो टोटल 40 स्टूडेंट है। 40 में से अगर ये 38 में माइनस कर दूं तो 2 स्टूडेंट जो बचेंगे वो कौन से भी नाइदर क्लास में नहीं रहेंगे। In a class, 7 students like to play basketball and 8 like to play cricket. 3 students like to play on both basket and cricket. How many students like to play basketball or cricket or both? ठीक है, कैसा देखो, इसमें भी वैसी डायग्राम। 7 students like to play basketball, 7 student basket, ठीक है, और 3 students like to play both and 8 like to play cricket. क्रिकेट, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? अरे बाप रे सर, ये तो बहुत टफ है, कुछ भी नहीं है, पंचट है ये भी। कैसा देखो, इसमें से क्या कर देंगे, इसमें ये वैल्यू है तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे 4, और 8 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना हो रहा है? ऐसा करेंगे क्या? मजा नहीं आ रहा। ऐसा करेंगे क्या? नाइदर वाला केस थोड़ी निकाल रहे भाई, कुछ भी बोलते हो आप लोग। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। इन दोनों की टोटल करना और ये जो बोथ वाला पार्ट है ना उसमें से माइनस कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर 8 और 7 15, 15 माइनस 3 मतलब ये कितना हो जाएगा? 12, एंड दैट इज योर आंसर माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आया? ठीक है, सो 12 इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते, देखो ये 3 में माइनस कर रहा हूं 4, और ये कितना, 8 में से 3 गया 5, मतलब 9 आएगा, 9 में 3 ऐड कर दो 12। बट उतना क्यों करना ना, एक ही बार माइनस करना है बोथ, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बास्केटबॉल और क्रिकेट और बोथ करके हमें ये दोनों की एडिशन करके ये कॉमन वाला माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करो, मुझे मोटिवेशन तभी आएगा वीडियो बनाने में जब आपके कमेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तभी, बराबर है। और आप सुझाव भी दे सकते हो दिए गए कमेंट बॉक्स में। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दो, बटन को प्रेस कर दो, मतलब जब भी हम वीडियो लेंगे आप तक नोटिफिकेशन आएगा गाइस। तो चलो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम, खाना खाओ, तगड़ी पढ़ाई करो, और मकरंद सर का जो भी रिकॉर्डेड या लाइव सेशंस रहेगा वो देखना ना भूलिएगा गाइस। थैंक यू वेरी मच।